हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत अर्थात योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग और अष्टांग योग के अंतर्गत अंतिम जो साधन है यानी कि जो समाधि है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हमने योग दर्शन के ऊपर लगभग 20 से 21 लेक्चर अभी तक आपको यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि योग दर्शन के जितने भी मोस्ट जो टॉपिक होते हैं, जितने भी टॉपिक जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी के ऊपर आपको वीडियोस मिल चुकी हैं। चाहे आप चित्त के बारे में जाने, चित्त के या फिर पंचक्लेश के बारे में, जो कुछ भी आप जानते हैं योग दर्शन से संबंधित सभी के बारे में आपको चैनल पर लेक्चर मिल चुके हैं। आज हमारा यहाँ पर जो लेक्चर है वह समाधि का है। समाधि को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। समाधि क्या है, समाधि के बारे में यहाँ पर जानेंगे। समाधि के प्रकार कितने हैं वो हम सब यहाँ पर जानने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि सिर्फ योग दर्शन ही नहीं बल्कि सभी षड दर्शन और नास्तिक दर्शनों से संबंधित भी काफ़ी सारी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाती हैं, और योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी से संबंधित सारी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाती हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर समाधि को यहाँ पर जानने वाले हैं। तो उससे पूर्व जैसे कि मैं हर बार हर लेक्चर में आप सभी को बता रहा हूँ कि जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं तो अष्टांग योग हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अष्टांग योग जो साधन है यह किन साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने बताया है। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन है यहाँ पर 3 प्रकार के साधक यहाँ पर बताए हैं, अधम, मध्यम और उत्तम, और तीनों प्रकार के साधकों के लिए 3-3 प्रकार की साधनाएं वहां पर बताई है। तो जो निम्न कोटि के जो साधक होते हैं, जो सामान्य कोटि के जो साधक हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया है, अर्थात अष्टांग योग की साधना उन साधकों के लिए बताई है। तो ये आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। किसी भी एग्जाम में कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो अष्टांग योग क्या है, अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं। वैसे मैं हर बार हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ और अष्टांग योग की एक अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर भूमिका आपकी थोड़ी यहाँ पर तैयार हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पर जो अष्टांग योग है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। अगर जो हम अष्टांग योग देखते हैं तो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, अष्ट, अंग और योग, जिसका तात्पर्य है अष्टांग योग। आप सामान्य रूप से यह भी कह सकते हैं कि ऐसा योग जिसके 8 साधन हैं, जिसके 8 अंग हैं, वह अष्टांग योग है। और 8 अंग अर्थात जो अष्टांग योग है वह कौन कौन से हैं, तो अगर जो हम योग दर्शन का दूसरे पाद का 29 नंबर का सूत्र अगर जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी। ये महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर 8 अंग यहाँ पर बताए हैं, जो कि हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये महर्षि पतंजलि ने 8 अंग यहाँ पर बताए हैं, जो कि आपको ध्यान में भी होंगे, आप जानते भी होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है, जो इस अष्टांग योग के जो बहिरंग जो 5 जो साधन हैं, इनको बहिरंग साधन की श्रेणी में रखा है। उसी प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि है, इनको अंतरंग साधन के अंतर्गत रखा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक सभी के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, इनके क्या फल हैं इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर जो आपको अष्टांग योग की प्लेलिस्ट अगर जो चाहिए या फिर पूरा योग दर्शन की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप चैनल के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम समाधि को यहाँ पर जानने वाले हैं। समाधि क्या है, तो समाधि को जब हम यहाँ पर जानेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे पाद का यानी कि जो विभूति पाद है, विभूति पाद के 3 नंबर के सूत्र में हमें पढ़ने को मिलता है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि ही। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अब ये समाधि क्या है, समाधि के बारे में क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, तो इसका तात्पर्य क्या है ये यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। तात्पर्य है जब केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है। देखो आपको यहाँ पर समझना है, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें, मैं अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा।
जब केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जब हम साधना करते हैं या फिर कोई भी अगर जो साधक होता है तो तीन चीज़ें वहाँ पर होती हैं। एक होता है ध्येय, एक होता है ध्यान और एक होता है ध्याता। ध्याता अर्थात आप या फिर मैं, ध्यान अर्थात प्रोसेस और ध्येय अर्थात जिस पर हम ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है अर्थात जब साधक अपने आप को स्वयं को बाध कर देता है अर्थात अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को अर्थात अपने आप को भूल जाता है। यहाँ तक कि जो प्रोसेस जो चल रही है, जो ध्यान जो प्रोसेस है उसको भी भूल जाता है। सिर्फ ध्येय मात्र अर्थात जिसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं, जब सिर्फ वही बचता है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है। जो ध्येय है जिस पर आप ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, सिर्फ वही बचे और आप अपने स्वरूप का अर्थात अपने चित्त का जो निज स्वरूप है, आपका जो चित्त है, आपको उसका भान ही ना रहे, वह शून्य की अवस्था में चला जाए, तब वही अवस्था या फिर वही ध्यान हमारी समाधि कहलाता है। आपको यहाँ पर समझना है, मैं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा, शब्दों को तोड़ तोड़ करके समझाने का प्रयास करूंगा कि जो पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं या फिर जो पहली बार जो समाधि की वीडियो देख रहे हैं वो भी यहाँ पर समझ पाएँ और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो समझ ही पाएँ। तो यहाँ पर क्या है, समाधि क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि महर्षि पतंजलि ने जो भी यहाँ पर बताया है ये डायरेक्ट हम एक समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच सकते। उससे पूर्व हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक हमें कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के हम समाधि की अवस्था में पहुंच पाएंगे, वहां तक जा पाएंगे। तो यहाँ पर जब समाधि की अवस्था में भी हमें पहुंचना है तो उससे पूर्व धारणा ध्यान यहाँ पर जरूरी है। धारणा करेंगे तब जाकर के हमारा वही धारणा हमारा ध्यान में कन्वर्ट होता है। और जब हमारा इस प्रकार का ध्यान हो जाए जिस अवस्था में हम स्वयं को भूल जाएं, सिर्फ ध्येय मात्र ही बचता है, तो वही ध्यान हमारा समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना कि जब ध्यान की जो प्रोसेस होती है वहां पर ध्यान और ध्येय बचा रहता है, लेकिन जब वही ध्यान हमारी समाधि में कन्वर्ट होता है तब हम स्वयं को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जो ध्यान जो प्रोसेस है उसको भी भूल जाते हैं और सिर्फ कौन बचता है, जिसकी हम ध्यान कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो बाहर का देश हो चाहे वो आंतरिक देश हो। अब ये बाहर और आंतरिक क्या है, ये सब के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसको यहाँ पर रिपीट करने की शायद आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, यह महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर इसको समाधि यहाँ पर कहा है। अब समाधि तो आप यहाँ पर जान चुके हैं कि आखिर समाधि क्या है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि समाधि के भी यहाँ पर टाइप्स बताए हैं, तो वो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जब हम समाधि के प्रकार यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें समाधि के दो प्रकार यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। एक है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। ध्यान रखना है, अब यहाँ से आपको और विशेष यहाँ पर ध्यान देना है। अगर जो आप एक भी शब्द अगर जो आप मिस कर गए तो शायद आपका जो लेक्चर है देखना ये सार्थक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द ही इस प्रकार से पिरोए गए हैं जो कि अगर जो आपने कुछ छोड़ दिया तो शायद आपको समझ न आए। तो जो समाधि के जो प्रकार यहाँ पर जो बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, वो दो प्रकार के बताए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। देखो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि समाधि अगर जो आप घेरण संहिता के अनुसार देखते हैं तो वहां पर महर्षि घेरण ने वहां पर 6 प्रकार की समाधियां बताई हैं। अलग अलग ग्रंथों, अलग अलग किसी भी ग्रंथ या फिर बुक्स के अंतर्गत आपको अलग अलग टाइप्स वहां पर मिल सकते हैं, लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन अर्थात योग सूत्र में जो समाधि के जो टाइप्स बताए हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। अब संप्रज्ञात है और असंप्रज्ञात, इसको आप सबीज या फिर निर्बीज रूप से भी यहाँ पर जान सकते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प के रूप में भी जान सकते हैं। सविकल्प तो निर्विकल्प तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अनेक नामों से भी यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को यहाँ पर डिफाइन किया है, उनकी अलग अलग नाम यहाँ पर बताए हैं। अब संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलता है, तो जब हम संप्रज्ञात समाधि पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब हम दोनों को यहाँ पर अगर जो अलग अलग टाइप्स में पढ़ें कि संप्रज्ञात समाधि क्या है और असंप्रज्ञात समाधि क्या है, जब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे
तो उससे पूर्व जब हम संप्रज्ञात समाधि को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे तो पहले पाद के 41 नंबर के सूत्र में हमें एक सूत्र पढ़ने को मिलता है। वहां पर है क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्सद तदंजनता समापत्ति ही। जो सूत्र है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्सत तदंजनता समापत्ति ही। समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात। तो ये आपको यहां पर जानना है। अब इसका तात्पर्य क्या है? जो संप्रज्ञात समाधि है इसका तात्पर्य क्या है ये हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर है जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि महर्षि पतंजलि जब संप्रज्ञात समाधि के बारे में जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, अर्थात जो मन में जो उथल पुथल है वह जब शांत हो चुका है, क्षीण हो चुका है। और आगे यहां पर कहते हैं कि ऐसे स्फटिक मणि की भांति, ऐसे मैं यहां पर थोड़ा आपको दिखने में यहां पर प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं यहां पर इसको हाइड कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो ग्रहिता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित हो जाना ही संप्रज्ञात समाधि है। बस यही आपको यहाँ पर जानना है। इसी का ये कहे क्या रहे हैं, तात्पर्य क्या है, यही आपको यहाँ पर जानना है। अगर जो आप यहाँ पर जान जाएंगे तो संप्रज्ञात हो चाहे असंप्रज्ञात हो यहाँ पर समझ में आ जाएगी। क्या है? जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं। बाह्य वृत्तियां हमारे मन में जो उथल पुथल है जब यह शांत हो जाए, ऐसे स्फटिक मणि की भांति। स्फटिक मणि कैसा होता है? एकदम शुद्ध, प्योर। उसमें जो कुछ भी जैसा भी उसके समक्ष जाएगा उसी प्रकार से स्फटिक मणि अपना स्वरूप धारण कर लेती है। अगर जो आप लाल रंग के समान, लाल रंग के सामने अगर जो आप स्फटिक मणि रखेंगे तो स्फटिक मणि हमें लाल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो स्फटिक मणि है वह कैसी है? शुद्ध है, उसमें कोई भी विकार नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब साधक अपनी समस्त जो बाह्य वृत्तियां हैं उनको शांत कर देता है, या फिर उसकी जो बाह्य वृत्तियां हैं जब वो क्षीण हो जाती हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त, जब हमारा जो चित्त ऐसा निर्मल हो जाए, कैसे? जैसा कि स्फटिक मणि होता है का स्फटिक मणि की भांति चित्त का जो ग्रहिता, ग्रहण तथा ग्राह्य। अब तीनों को आपको यहां पर जानना है कि ग्रहता क्या है, ग्रहण क्या है और ग्राह्य क्या है। तो जो ग्रहता यहां पर जो लिया है तो ग्रहता का तात्पर्य होता है पुरुष। यहां पर जो ग्रहता का जो तात्पर्य है वह है पुरुष। उसी प्रकार से जो ग्रहण के बारे में अगर जो हम चर्चा करें तो ग्रहण का तात्पर्य वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से नहीं है। ग्रहण का तात्पर्य यहां पर इंद्रियां और अंतःकरण से हैं। अंतःकरण कितने हैं ये मैंने आपको बार बार बताया भी है, और इंद्रियां कितनी है ये भी आप जानते हैं। तो ग्रहिता अर्थात पुरुष, ग्रहण अर्थात अंतःकरण और इंद्रियां, और ग्राह्य किसको बोलते हैं? ग्राह्य बोलते हैं ग्रास, अर्थात जिसको ग्रहण किया जाता है। तो ग्रहण किसको? पंच महाभूत और उनके विषय। तो ये आपको यहां पर जानना है। पंच महाभूत और उनके विषय क्या है ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सांख्य दर्शन की वीडियो चैनल पर देखेंगे, वहां पर मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया है। क्योंकि एक ही वीडियो में हम सभी चीज़ों को नहीं ला सकते, आप भी जानते हैं। अगर जो हम प्रयास करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप अगर जो इनको अच्छे ढंग से भी जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं खैर तीनों के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना करके आपको चैनल पर दे दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है? ग्रहिता अर्थात पुरुष, ग्रहण अर्थात जो अंतःकरण या फिर इंद्रियां, और ग्राह्य अर्थात पंच महाभूत और उनके विषय में स्थित हो जाना ही संप्रज्ञात समाधि है। देखो यहां पर कहा है जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां शांत हो चुकी हैं, अर्थात जो मन में, जो चित्त में जो उथल पुथल है वह शांत हो चुकी हैं। कैसे? वह साधक अपने चित्त को स्फटिक मणि की भांति कर चुका है, लेकिन उसके पश्चात अगर जो साधक चाहे तो अपने चित्त को पंच महाभूत या फिर उनके विषय या फिर जो अंतःकरण है या फिर पुरुष, किसी में भी जब ठहराने का प्रयास करे या फिर उनमें ठहरा रहता है तो वह संप्रज्ञात समाधि है।
देखो समाधि तो हमने पढ़ा, लेकिन संप्रज्ञात देखो, संप्रज्ञात पहली अवस्था है, समाधि की पहली अवस्था है, एकदम हाईएस्ट अवस्था तो नहीं है। तो इसलिए यहां पर कहा है कि बाहरी जो वृत्तियां हैं ये तो शांत हो जाएं, लेकिन हमारा जो चित्त है वो भी स्फटिक मणि की भांति हो जाए, लेकिन फिर भी हमारा जो चित्त है वह कहां, वह गृहता, ग्रहण और ग्राह्य में स्थित हो। तो वह अवस्था हमारी क्या कहलाती है? वह अवस्था हमारी कहलाती है संप्रज्ञात समाधि। आशा है आप जान चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे। कुछ के लिए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं लेकिन अगर जो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, पुराने वीडियोस को देखेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ऐसा लेक्चर आपको कहीं पर भी नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप पुरानी वीडियोस देखें, क्योंकि पुरानी वीडियोस देख करके क्या होता है कि आपको, पहली बात तो आपको यह है कि मेरा पढ़ाने का ढंग आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा, आपको भूमिका आपकी तैयार हो जाएगी। अगर जो आप पुरानी वीडियोस देखते हैं तो पुरानी वीडियोस देख करके आपकी भूमिका तैयार हो जाएगी। आप डायरेक्ट चैनल पर समाधि की वीडियो देख रहे हैं तो कहां से समाधि समझ में आएगा? उसके पूर्व अगर जो आप यम, नियम, आसन या फिर आखिर हैं क्या ये चीजें, तो अगर जो आप समझेंगे तो समझ में आएगा। और डायरेक्ट हम सभी चीजों को तो यहाँ पर रिपीट कर नहीं पाएंगे। अगर जो हम समाधि का चैप्टर यहाँ पर है तो हम समाधि के ही बारे में चर्चा करेंगे। पुरानी वीडियोस को या फिर पुराने लेक्चर के बारे में या फिर पुराने टॉपिक के अगर जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो आज का जो टॉपिक है वो छूट जाएगा। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल पर आपको अभी तक मैं 400 वीडियोस दे चुका हूँ, जो कि आपके काफ़ी यूजफुल हैं, काफ़ी आपके लिए सहायक हैं। आप वहाँ पर जाएं, उनको देखें। तो आप संप्रज्ञात समाधि यहाँ पर समझ चुके हैं। देखो याद रखना है कि संप्रज्ञात समाधि के भी यहाँ पर टाइप्स हैं, लेकिन अगर जो हम टाइप्स यहाँ पर पढ़ने जाएं तो लगभग 2 से 2.5 घंटा यहाँ पर इसी लेक्चर में लग जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, इसके लिए हम इसके ऊपर दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसको हम अलग से, इसके टाइप्स हम अलग से एक लेक्चर के में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। तो संप्रज्ञात समाधि आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी जो समाधि है, हमने पूर्व में ही कहा था कि 2 प्रकार की समाधि हैं। अब जो दूसरी जो समाधि है वह है असंप्रज्ञात। तो असंप्रज्ञात समाधि क्या है, इसको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि है, इसको अगर जो आप पहले पाठ का 18 नंबर का सूत्र अगर जो आप पढ़ते हैं तो वहां पर है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शैशून्य। अब देखो यहाँ पर क्या है, सूत्र कोई चौथे पाद का है, कोई तीसरे पाद का है, कोई पहले पाद का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में भी रखना है, इसलिए मैं आपको सूत्र संख्या भी यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि आपको सहूलियत हो। तो यहाँ पर क्या है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शैशून्य, अर्थात विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है। अब आपको यहाँ पर इसको भी समझना है। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है, वह योग अन्य है, अर्थात वही असंप्रज्ञात समाधि है। और देखो कि जब मैंने आपको संप्रज्ञात समाधि बताया तो मैंने आपको बताया कि यह समाधि की प्रथम अवस्था है। तो इसमें हम ऐसे तो नहीं कि हम बस तदाकार हो जाएं, थोड़ा समय लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब असंप्रज्ञात समाधि में हम जब बैठते हैं, जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर सब कुछ शून्य हो जाता है। अर्थात जो जिस चित्त के जो स्वरूप या फिर उसमें जो बचे हुए जो संस्कार हैं, सिर्फ वही बचते हैं। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रह जाता है, अर्थात साधक अपने आप को भूल जाता है पूर्ण रूप से। जो हमने जो कहा था कि साधक का जो चित्त संप्रज्ञात समाधि में पढ़ा था कि पंच महाभूत या फिर उनके विषय या फिर अहंकार जो अंतःकरण है वहां पर रहता है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वो भी हट जाए, वहां से भी हट जाए, और सिर्फ जो चित्त का जो सिर्फ संस्कार मात्र है, सिर्फ जब वह शेष रह जाता है तो वह जो अवस्था कहलाती है वह है असंप्रज्ञात समाधि। तो मैं यहाँ पर अभी तक आपको यहाँ पर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को पूर्ण रूप से यहाँ पर समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर इनके टाइप्स यहाँ पर बचे हुए हैं। टाइप्स के ऊपर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, जो कि आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ जाए, एक एक को हम अच्छे ढंग से समझ पाएं। तो आशा है आज यहाँ पर आप समाधि के अंतर्गत संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि क्या है सभी के बारे में जान चुके हैं। मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर आपको बताया है। अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे।
अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके लिए चैनल पर होती हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं, जो कि समझ में आए कि आपने चैनल पर जो ये लेक्चर है कितना ध्यानपूर्वक देखा है, आप उन प्रश्नों के आंसर सही दे पाते हैं या नहीं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित समाधि की संख्या है 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया योग सूत्र में समाधि कितने प्रकार की हैं, मैंने गहरण संहिता के भी अनुसार बताया कितने प्रकार की समाधियां हैं। तो आशा है आप इसका सही आंसर यहां पर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के अनुसार समाधि है चित्त का शून्य हो जाना, आत्मा का एक हो जाना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है, अच्छे ढंग से यहां पर समझाया है, आप इसका सही आंसर यहां पर दे पाएंगे। चित्त का शून्य है या फिर आत्मा का, या फिर दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही आंसर है, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। और अगर जो आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको लाइव चैट में भेजना है। आपका जो भी आंसर होगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से समाधि किस साधन के अंतर्गत निहित है? बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर समाधि पूछा है कि किस साधन के अंतर्गत है। तो पूर्व में मैंने आपको बताया है कि 2 प्रकार के साधन है, बहिरंग और अंतरंग, दोनों में क्या क्या है वो आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांट करके बताना है। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार चैनल पर लेक्चर देख रहे हैं, उनको चैनल पर बता दें कि आपके लिए चैनल पर 2 योग की 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको इसी प्रकार से 500 प्लस MCQ मिलते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिलते हैं, जो कि योग के लगभग 10 से 15 ग्रंथों के प्रश्नोत्तरी सीरीज हैं। आपके योग के किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं परचेस करने का, तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं। मैंने आपको बताया है संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, 1, 2, 3 या फिर 4। कितने प्रकार के यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि के यहाँ पर टाइप हैं, जिनको हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर इसका टाइप यहाँ पर आपको बताना है। जो भी आपका सही आंसर होगा वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ पाए होंगे, आप कुछ यहाँ पर नया सीख पाए होंगे। इसी प्रकार से नए नए लेक्चर, नए नए वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर अपलोड की गई इन पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। लगभग मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि 400 वीडियोस लगभग आपको यहाँ पर चैनल पर मिल चुकी हैं। आप किसी भी वीडियो को अपने एग्जाम के अनुसार देख सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर अच्छे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर जो चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपने किसी भी एग्जाम के अनुसार आप कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर पाएंगे। आशा है आज का लेक्चर, आज की लाइव क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, आपको कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिला होगा। अगर जो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं, कम से कम योग के लिए इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं मेहनत यहाँ पर आप सभी के लिए कर रहा हूं वो सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे। जितने भी योग के छात्र कोरोना महामारी के कारण घर पर बैठे हुए हैं, जिनको कि समझ में ही नहीं है कि किस प्रकार से अपने एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, कम से कम वो छात्र आसानी से अपनी तैयारी घर पर बैठे ही भी कर पाएं, उनको आसानी चैनल की ओर से यहाँ पर उनको सहूलियत मिल पाए, मेरा प्रयास है। और आप भी इसमें सहभागिता करें, आप भी इसमें हाथ बढ़ाएं तो अच्छा होगा। इसी प्रकार से नए लेक्चर, नए टॉपिक के साथ आप सभी से यहाँ पर मुलाकात होगी। किसी एक न्यू टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर नई यहाँ पर चर्चा आप सभी के समक्ष यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।